अस्सलाम वालेकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कभी कभी हालात यूं जुड़ जाते हैं जैसे तारीख खुद एक नई समत में सांस ले रही हो। फजा में एक गैर मरे सा दबाव होता है और हर सम से उठने वाली आवाज़ें किसी बड़े मोड़ की खबर देती महसूस होती हैं। दुनिया जैसे एक ऐसी स्टेज पर खड़ी हो जहां मंजर अभी मुकम्मल ना हुआ हो, मगर इशारे सब कुछ बदल देने को काफ़ी हैं। पीर का दिन जैसे एक नए बाप की दहलीज बनने को है। पाकिस्तान की सरजमीन एक बार फिर दूर दराज किनारों को करीब लाने की कोशिश करेगी। इब्तदा हो चुकी है मगर ये सफ़र लंबा है, जैसे किसी पुराने जख्म पर आहिस्ता आहिस्ता मरहम रखा जा रहा हो। बात सिर्फ मुआहिदों की नहीं, उन गुत्थियों की भी है जो बरसों से उलझी हुई हैं। उधर समंदर का वो तंग दरवाजा जहां से दुनिया की रोशनी गुजरती है, अब निगरानी की निगाह में है। यहाँ हर कश्ती जैसे एक सवाल बन चुकी है और हर लहर एक पैगाम उठाए चल रही है। सुकून की शर्त भी अभी बाकी है। अगर खामोशी कायम ना रही तो ये रास्ता खुद को समेट भी सकता है और इसकी बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई देगी। वाशिंगटन से आने वाली आवाज़ें उम्मीद और हैरत के दरमियान झूल रही हैं। कभी किसी बड़े इंकशाफ का इशारा, कभी किसी नई मुलाकात की झलक, और जवाब में तेहरान की मिट्टी अपनी जगह मजबूती से जमी हुई है, अपने फैसलों को अपनी पहचान से जोड़ते हुए। इसी दौरान इस्लामाबाद की राहदारियों से निकलती सफारतकारी की खुशबू दूर तक फैल रही है, जहां मुलाकातें सिर्फ हाथ मिलाने तक महदूद नहीं बल्कि फासले कम करने की कोशिशें भी हो रही हैं। अंतालिया से लेकर तेहरान तक गुफ्तगू का एक जाल बुना जा रहा है, जिसमें हर धागा किसी न किसी उम्मीद से जुड़ा नजर आता है। और कहीं दूर एक और सरजमीन पर जहां जिंदगी रुकी हुई सांसों के साथ चल रही है, इमदाद के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, जैसे अंधेरे में कोई चिराग जलाने की जिद कर रहा हो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कहानी के दो रुख एक ही सड़क पर आमने सामने खड़े। एक तरफ ईंधन की कीमतों में कमी का दिया जलाया गया है, जैसे थके हुए मुसाफिरों के लिए रात में उम्मीद की लौ रोशन हो, मगर दूसरी जानिब पहियों की रफ्तार में वही बोझ, वही ठहराव बाकी है। डीजल सस्ता हुआ तो जैसे मईशत की सांस में कुछ हल्कापन आया, मगर सामान ढूंढने वाले काफिलों ने अपने किरायों की जंजीर ढीली करने से इनकार कर दिया। जब ईंधन की आग मध्यम पड़ रही है तो सफर महंगा क्यों है? क्या यह रिलीफ सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगा या बाजार तक भी पहुंचेगा? और क्या वो पहिए जो मुल्क की नफ्स को हरकत देते हैं कभी अवाम के बोझ को भी कम करेंगे? यही वो मोड़ है जहां उम्मीद और हकीकत एक दूसरे को परख रही हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद। सगीर चौधरी साहब, डॉक्टर बशारत और किरण खान हमारा साथ देंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। सगीर चौधरी साहब, इस प्रोग्राम का आगाज़ में सर आपसे करना चाह रही हूँ। सर, कुछ डेफिनेटली आर्मी मंजरनामे का तो हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जा रही हूँ कौमी मंजरनामे पे थोड़ा सा हम रुकें, क्योंकि सर कल एक जब बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आती है तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आवाम की अब बात होगी और आवाम के बारे में सोचा जाएगा। नो डाउट कि सोचा भी गया, थोड़ा बहुत सोचा गया। सो उसमें यह किया कि पहले भी हमने देखा था कि डीजल की जो कीमतें थी उसमें एकदम से एक बहुत बड़ी कमी जो थी वो हमारे सामने आई थी, खुशी भी हुई थी। लेकिन उसके साथ ही जब कंपैरिजन करें आप तो पेट्रोल की कीमत में सिर्फ उस वक्त भी 12 रुपए जो था वो कमी की गई थी, और अब हम देख रहे हैं कि सर पेट्रोल की जो कीमत है इस मरतबा तो बिल्कुल कमी नहीं की गई है। मतलब पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम से आवाम को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें आकाशा, अभी आपने आलमी मंजरनामे की बात की है तो जो ही एक जंग बंदी का और सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो कीमतें एकदम से नीचे गिरी और बहुत जो है वो बड़ी कमी इंटरनेशनल सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में देखने में आई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ज़ख़ीरा भी मौजूद है, किल्लत भी नहीं है। और पाकिस्तान ने जो है वो जंग शुरू होने से पहले ही अभी जंग के साए मंडला रहे थे, तो उसकी जो है वो इब्तदा थी, तो उसमें ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बेशुमार जो है वो इजाफ़ा किया। और ये भी नहीं देखा कि ये हमें पुरानी कीमत पे मिला है तो हमने जो रिलीफ़ है वो आवाम को देना है। तो वो बहुत बड़ा एक आवाम के साथ जो है वो एक, मैं तो ये कहूँगा कि फ्रॉड किया गया। अब झूठ बोल के तो आपने जंग का एक सहारा लेकर पहले तो इतनी इंक्रीज़ कर दी कीमतें, लेकिन रात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने जो अप्रूवल दी है वो सिर्फ डीज़ल की कीमतों में थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है, तो उससे भी कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा आवाम को वो रिलीफ मिला। आप पहले कीमतें का कंपैरिजन कर लें और कीमतें जिस रेशो से आप बढ़ा रहे हैं 250-200 रुपये और अब कम जिस तरह हो रही हैं, तो ये तो बिल्कुल एक वो कह लें कि आटे में नमक के बराबर है। तो गवर्नमेंट को सोचना ज़रूर चाहिए। और पेट्रोल, वो पहले भी मैंने कहा, कई मरतबा हम इस पे तज़किरा कर चुके हैं और करते भी रहेंगे। आवाम का इशू है कि देखिए पेट्रोल जो है वो एक आम आदमी के इस्तेमाल की रोज़मर्रा की चीज़ है, ठीक है। इससे आम आदमी जो है वो रोज़ाना एक मोटर बाइक पे ट्रैवल करता है,
और गाड़ी पे ट्रैवल करता है। इसके अलावा आपकी बेशुमार प्राइवेट गाड़ी जो हैं वो पेट्रोल पे चलती हैं। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट तो चले डीजल पे चलती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसमें तो आपने 1 रुपया भी कमी नहीं की। तो भाई वो कमी कब करेंगे आप? जब लोग जो हैं वो बेचारे सड़कों पे आ जाएंगे और उनके पास जो है वो वसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो पेट्रोल पे भी मेरा ख्याल है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था जब ये खबरें आ रही थी कि शायद पेट्रोल पे भी इतना ही ज़्यादा कमी का इम्कान है और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कोई आवाम को अच्छी खुशखबरी देंगे। लेकिन थोड़ी सी खुशखबरी आई, एक टिकर चला कि सिर्फ डीज़ल की कीमत में 35 रुपये कुछ पैसे इजाफा हुआ, तो उसके बाद कमी हुई, सॉरी। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतों के हवाले से स्क्रीनों पे लोगों की नज़रें पड़ी तो वो पेट्रोल की कीमत कहीं पे भी बिल्कुल ब्लैंक थी। रिपीटेडली वही डीजल की कीमत में कमी का ऐलान चल रहा था। तो मायूसी हुई आवाम को एक मरतबा फिर। पहले आपने 12 रुपये इजाफा किया, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद 50 से 60 रुपये या 80 रुपये तक इसमें कमी हो सकती है, लेकिन आपने सिर्फ 12 रुपये की, उसमें भी 11 रुपये कुछ पैसे है, 12 रुपये मुकम्मल भी नहीं है। तो अब अगर आप इस सिचुएशन में जब इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल सतह पे कीमतें कम हो गई हैं तो आपको भी आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए था। या तो आप कहें कि जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है, ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है, इसलिए जो कीमतें हैं वो हम नहीं बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते। जब आपका ज़ख़ीरा मौजूद है, आपके जहाज़ उधर से आ रहे हैं, आपको परेशानी कोई नहीं है, तो फिर कीमतें कम ना करना इसका कोई जवाज़ बनता है। जब हम बोलते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि जी देखें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, बेसिकली तो हम आवाम की उस आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं गवर्नमेंट तक और अवामी नुमाइंदों तक कि खुदारा पेट्रोल पे भी जो कुछ वो सोच लिया करें, इस पे हमें 322 पे ही दे दें, जिस पे आपने कीमत को बढ़ाया था एकदम से और इतनी ऊपर ले गए हैं, और इसके बाद जो है वो उस पर नीचे आने का वो इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है मुझे तो। और मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो 322 में। उस वक्त जब हुकूमत ने बढ़ाई थी तो आपको याद नहीं, हुकूमती वज़रा चिल्ला के बता रहे थे, बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि जिस तरीके से कीमतें बढ़ी उसी तेजी से कीमतें कम भी होगी। डॉक्टर बशारत आप भी हमारे साथ सर मौजूद हैं और इसी तरीके से देख लीजिए, जब जान निकालते हैं तो एकदम से निकालते हैं, जब बॉम्ब फेंकना होता है किसी भी हवाले से महंगाई का तो एकदम से फेंकते हैं, लेकिन तरसा के फिर आवाम को रिलीफ क्यों दिया जाता है और बातें जो की जाती हैं बड़े बड़े रिलीफ देंगे, सो ये रिलीफ था। देखिए ये रिलीफ जो है डीज़ल में तो इन्होंने अच्छा रिलीफ दे दिया है और भी देना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सारा जो सामान है वो कराची की पोर्ट से बाकी मुल्क में जो जाता है वो डीज़ल ट्रक्स के ज़रिए जाता है मोस्टली, और इसके अलावा भी सारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डीज़ल इस्तेमाल करती है। तो आपको उसमें तो कमी करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि आपको ये मशवरा किसने दिया था कि आप इतनी ज़्यादा जो एकदम इंक्रीज़ कर दें डीज़ल की प्राइसेस में और फिर उसको कम करें। आपने जब इंक्रीज़ की है, मैं आपको नतीजा बताता हूँ उसका क्या हुआ है। आपने प्राइस जब इंक्रीज़ की तो हर किस्म की चीज़ की कीमत जो है वो 40 से लेकर 60% तक बढ़ा दी ताजरों ने। छोटी सी मिसाल है कि ब्रेड जो 200 रुपये की इस्लामाबाद में थी वो 220 की कर दी गई, कहीं पर 240-250 की बिक रही है। इस तरह बंस जो हैं वो जो 70 रुपीज़ का था वो 100 रुपीज़ का कर दिया गया। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें आम आदमी के इस्तेमाल की जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। अब आपने तो कीमत डीज़ल की कम कर दी क्योंकि बाद में आपको एहसास हुआ कि कीमतें बढ़ गई हैं, और आपका जो ओगरा का उस वक्त का एक्टिंग चेयरमैन था आपने उसको फ़ारिग भी कर दिया, दूसरा ले आए। तो लेकिन आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं की कि जिसने भी आपको ये मशवरा दिया था कि इतनी ज़्यादा कीमतें डीज़ल की आप बढ़ा दें, उससे मुल्क में महंगाई की आग लगी। जो आपने प्राइम मिनिस्टर ने ये तस्लीम किया कि महंगाई की आग लग गई है मुल्क में, उन्होंने अपने पिछले खिताब में ये कहा था, और फिर आपको ये कम करनी पड़ी। लेकिन वो जो आग लगी हुई है वो वापस नहीं आती। पाकिस्तान में ताजर जब कीमत बढ़ा देता है कोई भी बहाना बनाकर तो वो कीमतें वापस नहीं लाता। अब जब एक दफ़ा बढ़ गई हैं, अब उसको कीमतों को वापस उस सतह पर लाना जो कि 28 फरवरी को सतह थी कीमतों की, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब इनको आप जो है फ़ाल करें एडमिनिस्ट्रेशन को, हर शहर में, हर सूबे में, हर ख़ित्ते में, और इनसे वो कीमतें वापस लाएँ। उसके अलावा आपको पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए। पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं वो छोटी गाड़ियों वाले भी करते हैं, वो सिर्फ अमीर लोग नहीं करते, वो मोटर बाइक्स वाले भी करते हैं, वो मिडिल क्लास करती है। बेसिकली मिडिल क्लास को तो बुरी तरह इस हुकूमत में और इससे पिछली हुकूमतों में क्रश किया जाता रहा है, क्योंकि आपके पार्लियामेंट में या तो बड़े ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं या बड़े सरमाएदार और सनतकार बैठे हुए हैं जो कि सारी पॉलिसीज़ अपने लिए बनाते हैं। अब आप यही देख लीजिए कि मुल्क में जो इस वक्त एनर्जी का बहरान आया, एकदम लोड शेडिंग 12-12 घंटे करनी पड़ी है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा दिन में भी और रात को भी बिजली जा रही थी, जो कि अब थोड़ा कम हुआ है।
ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपकी मिसमैनेजमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की मिसमैनेजमेंट है और डिपार्टमेंट्स की मिसमैनेजमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर आते हैं या इससे एफिलिएटेड हैं। आप लोगों को पता था 28 फरवरी से कि मुल्क में ईंधन का बहरान आएगा, जंग शुरू हो चुकी है। उसके अलावा आप लोगों ने पिछले जब से परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तो 3 जो है जमहूरी, बल्कि अब चौथी है जमहूरी हुकूमतें आई हैं। आपने ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या काम किया? अगर आप चाहते तो विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स, जियोथर्मल, इन पर काम करते, ईवीज़ पर काम करते, तो आपके मुल्क में ज़रूरत ही ना रहती कि आप एक भी लीटर जो है वो पेट्रोल इंपोर्ट करें या डीजल इंपोर्ट करें। सारा कुछ आप अपने मुल्क में बना सकते हैं थ्रू बायो हाइड्रोकार्बन्स, जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमने अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड के ज़रिए दी थी इस मुल्क को और इस मुल्क के प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी। आपने उन पर काम नहीं किया, जिससे कि मुल्क में ये एनर्जी का बहरान आया। तो आप लोग जो हैं वो किसी और वजह से काम करते हैं, कोई और इंसेंटिव्स होते हैं जिसकी वजह से काम किए जाते हैं। अवाम का जो है कोई नहीं सोचता, और अपोजिशन जो है उसका ये काम था कि ये चीज़ें उठाए। अपोजिशन ने ये उठाई बात कि आपने पहले इतना बढ़ा दिया डीजल और फिर अब कम कर दिया तो कीमतें वैसी बढ़ी रह गई। अपोजिशन सोई हुई है, जब अपोजिशन जागेगी तब इस मुल्क का अवाम का कोई बेहतरी होगी। अपोजिशन की जो करना चाहिए अपोजिशन तो सारी इस वक्त वो भी नहीं करी। किरण, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो किरण, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हुकूमत भी बार बार इत्तेमाद जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। एक तरफ नेगोशिएशंस की बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया की उन चीज़ों पे नजरें हैं, दूसरी तरफ एक बयान और होता है, घंटे बाद हम देखते हैं तो ट्रंप साहब का जो बयान है वो बिल्कुल बदल जाता है। समझ ही नहीं आती कि 1 घंटा पहले जिस बंदे ने बयान दिया क्या ये वही वाली शख्सियत है जो दोबारा बयान दे रही है। सो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, ईरानी हुकाम अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर मुत्तफिक नहीं हो सके हैं, और जब इस तरह की खबरें आएंगी तो फिर जो एक खुशी एकदम से मिलती है ना, वो खुशी तो गम में बदलेगी। क्या कहेंगे इसमें? आकाशा, जो आपने ट्रंप साहब की बात की है, ट्रंप की तो ये वाले जो बयानात देने की आदत है बहुत पुरानी है और अब तो बहुत सारे लोग यूज्ड टू भी हो चुके हैं। जब आपने अमेरिकन जर्नलिस्ट जब कह रही हैं कि सिर्फ 37 मिनट पहले बात हुई और मुझे कहते हैं कि आप वापस आ जाओ, ठीक 37 मिनट बाद उनकी कॉल आती है कि नहीं अभी कुछ हो रहा है, आप रुक जाएं, तो वही हिसाब है। अभी लास्ट वाला उनका जो ट्वीट देख लें और जो उन्होंने एक खिताब किया उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हम कल तक एक सरप्राइज़ देने का अंदिया उन्होंने दिया कि कल तक पूरी दुनिया को एक सरप्राइज़ मिल सकता है। तो अब वो लोग जो एज्यूम कर रहे हैं कि वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, अच्छी खुशखबरी भी हो सकती है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो जैसे कह रहे थे कि ईरान के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो वीकेंड पर भी जारी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। और फिर स्पेशली जो पाकिस्तान के विजिट थे इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ का दौरा वो भी ख़त्म हो चुका है। तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट डेफिनेटली पाकिस्तान जब मिडल ईस्ट की इन कंट्रीज़ के साथ मिला है, बातचीत की है, गुफ्तगू की है, तो पाकिस्तान ने पहले से ये कहा था कि हम हर लम्हा अमेरिका के साथ कनेक्शन में हैं, उनको जो है उनके साथ मुज़ाकरात की जो डील जहाँ की बात, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा करे तो पाकिस्तान डेफिनेटली वो तमाम तर चीज़ें जो इस साइड पे हो रही हैं या फिर उस साइड पे हो रही हैं, दोनों तरफ पैगामात रसानी का जो काम है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, तो पाकिस्तान ने वो भी चीज़ें उनके सामने रखी होंगी। और अब डेड लॉक जहाँ पे बरकरार है वो अपनाए हुर्मुज़ को लेकर और यूरेनियम की जो अफसुदगी है वहाँ पर है, तो उस चीज़ को अब तो क्योंकि अपनाए हुर्मुज़ कल ईरान ने खोल दिया, लेकिन उन्होंने उसको जोड़ा है कि ये डिपेंड करता है कि जो जंगी कशीदगी है ये कब तक सीज़ फायर इसका बरकरार रहता है, उसके साथ उन्होंने लिंक कर दिया है। अगर तो ये सीज़ फायर बरकरार रहता है तो कहते हैं रास्ता खुला रहेगा, लेकिन अगर अमेरिका की जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे दोबारा से उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाने में। तो ओवरऑल ये चीज़ें चल रही हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त वो ख़ुद भी परेशान है, क्योंकि ये जंग जितनी प्रोलॉन्ग होगी उतना ही नुकसान ना सिर्फ वाशिंगटन को है, अमेरिका को है, बल्कि बाकी जो मालिक हैं वो भी इसकी चक्की में पिस रहे हैं। और जो जैसे मेरे कलीग्स बात कर रहे थे, पाकिस्तान तो जंग तो कहीं और लगी हुई है, मीडिएटर का काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सफारतकारी भी हो रही है, लेकिन अपने लोगों को फ़ायदा कहीं पे हम नहीं दे रहे। जहाँ पर जितना फ़ायदा हमें देना चाहिए, जब बात होती है बढ़ाने की तो वो तो हम 1 गो में जाके 150 प्लस भी कर देते हैं, लेकिन जब कम करने की बात आती है तो बढ़ाते हैं, जब कम करने की बात आती है तो तिनका करके 60 बता के 12 रुपए कम करते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखिए 12-11 कुछ जी ये तो काशा है चीज़, लेकिन देखिए डीजल की किया जो कि पेट्रोल आपकी आवाम ज़्यादा यूज़ करती है, डीजल की तो सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ, गुड ट्रांसपोर्ट या वो वाली, पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हैं, आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपने एतमाद की बात की कि एतमाद जो है हुकूमत, देखिए आप इंटरनेशनली एतमाद तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाम जिसने आपको वोट देकर एतमाद देकर इस पोजीशन में लाया है
उसके एतमाद को बरकरार रखना किसका काम है? वो भी इन्हीं का काम है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें नाकामी दिखाई देती है। जहाँ पे अच्छी चीज़ हो रही है हम सब मिलके उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो काम किया है, कारनामा से अंजाम दिया है, वो सदियों याद रखा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपनी आवाम की तरफ भी देख लें तो फिर जो खुशी है वो डबल हो जाएगी। और बाकी जब ये चीज़ें मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है, इम्कान तो यही जाहिर किए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में ही होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज इस वक्त, दोनों फ्रीकैन जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, चाहे वो ईरान है चाहे अमेरिका है। इस वक्त अब पाकिस्तान से बेहतर दोनों कंट्रीज़ के लिए कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें आने वाले 1-2 दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि ये राउंड जो है वो ट्यूसडे से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, या अभी इसकी डेट जो है ना वो फाइनल नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुज़ाकरात की हैं वो चल रही हैं। तो जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तब तक आप ट्रंप सब के जो बयानात हैं उनको एंजॉय करें। फिर जिस तरीके से बाकी दुनिया कर रही है, वो सुबह रात को सो के कुछ और सोचते हैं, सुबह उठ के वो कोई और बयानात दे रहे होते हैं, 1 घंटे के बाद फिर वो कुछ और बयानात दे रहे होते हैं, फिर कभी वाइट हाउस जो है उसको डिफेंड कर रहा होता है, कभी उनके बाकी जो तर्जुमान हैं वो आके उसके ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ये चीज़ है। मतलब समझ से बाहर हो चुके हैं ट्रंप साहब और इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत भी समझ से बाहर है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि अवाम का एतमाद जो है इनको बहाल करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए यही चीज़ें समझ नहीं आ रही सायरा जी, कि एतमाद किस तरीके से हुकूमत जो है बहाल करेगी अवाम का, क्योंकि इन्हीं लोगों ने दोबारा आपको वोट देना है, दोबारा आपने फिर इस मुल्क का की क़यादत को संभालना है इसका, और उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो सामने आनी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह के फैसले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तेल की कीमतों में जो कमी के असरात हैं बहुत जल्द अवाम तक पहुँचाएंगे। अब वो बहुत जल्द कब आएगी सायरा जी, वेट करें हम भी। अगले जुम्मे। अस्सलाम वालेकुम आकाशा, आपने कहा इन्हीं आवाम के बना है जी, अवाम ने तो इनको वोट दिया नहीं था पहले भी, 2024 में तो अवाम ने वोट नहीं दिया था, मगर फिर भी आ गए ना। ये सब कहते हैं कि हम अवाम की ताकत से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, अवाम की ताकत से। अवाम ने तो आपकी वो तस्वीरों पे हाथ चढ़ाकर इनको यहाँ पर बिठाया था। जो अभी तक अवाम इनके बारे में सोचती है और जो कहती है वो अब इनको भी पता है कि अब खुदा जाने किस किस चीज की आड़ में ये छुपेंगे। लेकिन बात यही है कि जो धब्बा लगा हुआ है फॉर्म 47 का, वो धुल नहीं सकता। ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो थोड़ी देर के लिए तो आपका ध्यान थोड़े लम्हों के लिए इधर से उधर हो सकता है कि ये कामयाबी मिली, वो कामयाबी मिली, मगर ये कब्र तक पीछा, कब्र तक पीछा छोड़ेगा। आरटीएस बैठा हुआ था, मतलब बीच में जरूर बात करनी है। आरटीएस बैठा था ना, तो ये पूरी वो हो रहा था, आरटीएस बिठाया था। जो 4 सीटें इनको मिली है ना, नून और पीपल्स पार्टी को, वो उनको देने के लिए बिठाया था। आरटीएस आप 2018 की बात कर रहे हैं, हमारी एमएन नेशनल असेंबली की 10 सीटें थी। फिर उसके बाद जैसे काउंटडाउन होता है ना, 10 से 8, 7, 6, 5, 4, उसके बाद 1 सीट थी गौस बख्श मेहर की, और फिर यही कहा था कि कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। वो तो उसके बाद रीकाउंटिंग हुई तो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा आई। आरटीएस मतलब ये जो मुल्क के साथ इन्होंने किया है, ये ऐसे फिर फॉर्म 47 का ब्लेम तो नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिस तो माजी में भी यही रही है। जी नहीं, तो फॉर्म 47 हमारे सामने हमारे हलकों में जब दिए गए कि जो हमारे वो थे उनको वो फॉर्म दिया नहीं गया, और फॉर्म 47 आपके सामने सब कुछ है कि 108 को फिर 818 कैसे बनाया और 102 को फिर 1000 बनाया। कमिश्नर रावलपिंडी यहीं पर मौजूद है। वो जाहिर है इतनी उन्होंने सर्विस की, उसके बाद वो गायब हो गए, फिर कहा कि दिमागी तवाजुन सही नहीं था। वो आपको भी पता है। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो दूसरी कर रही हूँ, इस पर फिर कभी कोई दोबारा बहस कर लेंगे। जी सारा तो आवाम के वोटों से तो ये आए नहीं। जिस तरीके से अभी ये है कि भाई आप आए और आपने जी बड़ा वो ये रिलीफ दे रहे हैं, क्यों? जब 1 मार्च को भाग के दुनिया में कुछ भी हो, मगर इन्होंने अपना दाव जरूर लगाना होता है। कुछ भी हो जाए, मैं कहती हूँ कि वो मुझे बताएं कि जिस वक्त हमारे यहाँ पेट्रोल की कमी ही नहीं हुई, उसके बाद उस जंग के दौरान भी पाकिस्तान के जहाज आते रहे, तो फिर किसने इनको कहा था कि ये दिहाड़ी लगा लो, बजट आने वाला है, जो तुम लोगों के खर्चे हैं वो उससे मैच नहीं कर रहे, और निकलवाओ लोगों की जेबों से ये पैसा। 1 मार्च से पहले 280 रुपए का डीजल था, अभी 280, अभी फिर ये 335, और बड़े जी आके बता दिया कि ये हातम ताई की कब्र पे लात मारी और तुम कीड़े मकोड़ों के लिए हमने ये 15-20 रुपए कम किए। क्यों? 280 रुपए। अब ना जो ट्रांसपोर्टर है ना वो किराया कम कर रहे हैं,
जी जी, सही कहा आपने। ना सारी वो बसें, कुछ कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या? हुकूमत का चेक एंड बैलेंस है? या वो जो ACDC रखे हुए जो करोड़ों की गाड़ियों में आके गरीबों की रेड़ियां उल्टाते हैं, वो कोई चेक करने वाला है? अब मैं आपको बिल्कुल आवाम की उस जाकर बात बताती हूँ। जी। ट्रॉली 37,000 रुपए थी से पहले। जिस वक्त पेट्रोल इन्होंने 400 किया, वो चली गई 50,000 रुपए। अभी जब पता चला कि वो 40,000 रुपए से कम करने को तैयार नहीं है, मतलब वो फिर कहते हैं कि 40 की गंदी ईट है, 42 है, 43 है, इनको कौन लगाम डालेगा? बिल्कुल। अवाम यहाँ पर महंगाई से मर रही है। जिस तरह साहब ने कहा कि ये जो गरीब लोग, ये जो वर्कर्स हैं जो अपनी बाइक पर 100 रुपए का पेट्रोल भरवा कर जाते हैं, वो क्या करें? हम यहाँ पर जी इनके ऊपर वो तबर्रे भेजें और वो सारा करें कि वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा जी सालसी करवा रहे हैं। थोड़ा आपने घर की तरफ भी देख ले, चिराग तले अंधेरे वाली मिसाल ना वो करें कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। यहाँ पर आवाम कर रही है, बिलबिला रही है, ना बिजली का बिल दे सक रही है। सुई गैस है, आप मुझे बताएं, मेरा दिल करता है फिर आप कहेंगी कि ऐसे कि इनको जाके उड़ा दे बंदा कि बिजली का सुई गैस से आ रहे हैं। आपने क्यों सनतों को गैस दी हुई है? क्यों सारा कुछ किया हुआ है? चूल्हे जलाओ, चूल्हे ही नहीं जलते, सिलेंडर जला रहे, देगची काली, किचन काला, मुंह काला, सारा कुछ हुआ हुआ है। कोई चीज लिए जाए, हर चीज पहुंच से दूर हो गई है। आकाशा, दूध है, दूध में 20 रुपए लीटर, यहाँ पर कुछ नहीं हमें पता कि क्या रेट मिल रहा है। आप 3 तलवार से इधर आए, आपको और रेट है। ओ कहीं दूर जाके, मैं कहती हूँ न्यू कराची, सरजानी टाउन, वहां पर कोई एक दूसरा रेट है। मुल्क में किसी चीज का एक रेट तो है ही नहीं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जी वो आए हैं और फिर वही बात जो हमारे कुछ जैयद सहाफी फिर उस आके उसको डिफेंड करते हैं और रोज हमें आके वो कहते हैं डॉक्टर की दवाई की तरह 2 चमचे मुंह में डालते हैं कि ये लो, ये तारीफों का ये पियो और तारीफ करो, वरना तुम लोग मुहब्बे वतन नहीं होगे। अगर किरदार पे उंगली उठाई तो तुम लोग मुहब्बे वतन नहीं होगे। अभी डॉक्टर बिशारत साहब ने कोई कहा था कि ये कराची पेट्रोल आता है और फिर ये सारी ट्रांसपोर्ट। क्यों आकाशा? आपने, मैंने या शकील करार साहब ने कहा था कि रेलवे को तबाह करके आप NLC लेकर आ जाओ। हमने कहा था, मैं तो अपने बचपन में वहां पर ट्रेन में हमने तो डीजल और तेल में देखा हुआ मालगाड़ी में। बिल्कुल। किसने कहा था कि इतने सालों से आप रेल की कोई एक पटड़ी को ना सही करो, ना उसको इस काबिल बनाओ, और NLC को आप इतना प्रमोट करो कि रेलवे जाए भाड़ में और आपको रोड्स के ऊपर NLC के ट्रक नजर आते फिरे कि ये तेल लेके जा रहे हैं। और जो खाम तेल आता है उसमें से क्या क्या निकलता है? निकलती है ना बाकी चीजें, जैसे गंदुम लेकर जाते हैं चक्की पे के लिए, फिर उसमें या तो आप वो गंदुम, नहीं तो आप उसको छानेंगे, वो फाइन आटा, तो उसमें से सूजी निकलती है, उसमें से मैदा निकलता है, उसमें से 3 चीजें और निकलती है। तो ये तेल खाम आता है, तो जाहिर है इसमें पता नहीं बाकी। सारा जी भी तो ये कह रहे हैं कि आप तो थोड़ा बहुत ही अच्छा खासा डरा देते हैं आवाम को। ये तो कह रहे हैं कि आने वाले साल जो है पाकिस्तान के साल हैं, आने वाले सालों में जो पाकिस्तान की मईशत है वो आसमान को छू लेगी। अब तो ऐसे ही फील होता है कि हमने नीचे से खड़े होकर देखना है, वो पाकिस्तान की मईशत जो है वो आसमान पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं, बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है और यहाँ पे होता कुछ और ही है। बहुत शुक्रिया सायरा जी। और यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, नाजरीन इस पर बात होगी, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और डॉक्टर बिशारत, इस वक्त मैं आपकी जानिब पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि चूँकि बात हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त आवाम को दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और ही जा रहा है। सो एनर्जी क्राइसिस पे मैं कुछ बात करूँगी, क्योंकि जो भी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, हम तो सिर्फ ये कह के इस वक्त एक आम आदमी की तरफ देख रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा होगा, एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो इंतज़ार कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी, रोशन मुस्तकबिल सिर्फ एक सस्ती एनर्जी के ज़रिए पॉसिबल है। आपको सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, सस्ता डीजल चाहिए, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें आप इंडिजिनसली पैदा करें।
देखें सस्ती बिजली कैसे पैदा होगी, जैसे मैंने इससे पहले बताया, विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, उसके बाद सिंथेटिक फ्यूल्स, जियोथर्मल, ये वो ज़राए हैं जिनसे हमने बिजली पैदा करके दी है इस कौम को। और हमने ये बाकायदा थ्रू अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ये टेक्नोलॉजीज़ दी हैं। 7500 मेगावाट्स के अल्टरनेटिव एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करवाए थे, उन पर काम नहीं किया गया। उनकी जगह इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए, जिसमें कि इम्पोर्टेड कोल, इम्पोर्टेड LNG और इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जिसकी वजह से आपका टैरिफ जो है इस रीजन में 4 गुना बढ़ गया। पाकिस्तान का टैरिफ 4 गुना इस रीजन के बाकी मुल्कों से बढ़ गया, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल थे। तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो फेल होनी शुरू हुई, आपके लाखों लोग बेरोज़गार होने शुरू हुए। और अब जो क्राइसिस आया है, आपको पता था कि इस तरह जंग हुई है, आपने इसका बंदोबस्त नहीं किया, आपने मुल्क में जो है अल्टरनेटिव एनर्जी को फ़रोग नहीं दिया। इवन के जो लोगों ने खुद सोलर लगाए थे उनको आपने नेट मीटरिंग पॉलिसी जो हमने बनवा कर दी थी नेपरा से, उसको आपने बदल दिया और लोगों को डिस्करेज करना शुरू किया कि सोलर की तरफ ना जाएं, क्योंकि आप 46,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगा चुके हैं, जबकि मुल्क में सिर्फ 8 से 9,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में और ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 मेगावाट्स की गर्मियों में। आपने उसके अगेंस्ट 46,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगा दी है और उससे और भी बहुत ज़्यादा इस वक्त पाइपलाइन में है। तो आप ये कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं जो अरबों में जा रही हैं साथ जी साथ। सर, अब तो यही ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी ये जो नेगोशिएशंस प्रोसेस है ये कंप्लीट हो, ताकि अवाम जो है वो भी थोड़ी सी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके। एक और सवाल से इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, बातें हो रही थी कि पीर को पाकिस्तान में होगा, लेकिन अब इसमें कुछ तातुल होता दिखाई दे रहा है। कुछ खबरें हैं अंदर क्या आपके पास? देखिए, अभी जो खबरें आ रही हैं, ये अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि कोई बहुत ज़हीन शख्स अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो बताएंगे कि किस तरीके से इस जंग को ख़त्म किया जा सकता है। ईरान के जो मुतालबात हैं और अमेरिका के जो मुतालबात हैं, उनमें से क्या कुछ माना गया है, वो किस तरीके से इसको परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। मैं उसी तरफ आता हूँ वापस, इससे हमें क्या फ़ायदा होना चाहिए। देखें, हम औरों के लिए तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम सारे रीजन के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोशिश हो नहीं सकती। सारी दुनिया रिकगनाइज़ कर रही है उनको नाम से उनके, कि वो इस क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होना चाहिए कि उसमें पाकिस्तान को भी एक शर्त रखनी चाहिए कि जैसे ये जंग ख़त्म होती है, ईरान से जो पाइपलाइन है गैस की, IP पाइपलाइन कहलाती है, वो पाकिस्तान तक ईरान ला चुका है और अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दे रहा कि वो पाइपलाइन जो है पाकिस्तान उसको अपने मुल्क में उससे कनेक्ट करे, ताकि गैस सस्ती ईरान से हमें आ सके, सस्ता पेट्रोल आ सके। और ईरान भी तैयार है बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए पाकिस्तान में तेल की, और सऊदी अरब भी तैयार है। सऊदी अरब जो $10 अरब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वो फौरी तौर पर बने। तो ईरान के ऊपर से वो सैंक्शंस हटाई जाएं कि वो पाकिस्तान को गैस सप्लाई कर सके और तेल सप्लाई कर सके। तो इसमें हमारा ये हट सकती है, पॉसिबिलिटी है, हट सकती है, ये बिल्कुल हट सकती है। पाकिस्तान ये शर्त रखे कि हम ये इतना बड़ा मुआहदा करवा रहे हैं, जंग बंद करवा रहे हैं, जिसमें अमेरिका का बहुत फायदा है, ईरान का बहुत फायदा है। पाकिस्तान शर्त रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, क्योंकि अमेरिका ने एग्जम्पशन दी थी इंडिया को अलाउ करता है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं अलाउ करता, जो पाकिस्तान इतना ज़्यादा मदद कर रहा है इस वक्त US की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। सकरीर चौधरी साहब, पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है, तो पाकिस्तान को अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए, अपने अवाम के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, और कुछ इस मुज़ाकरात पे भी सर नज़र दौड़ाइएगा क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि पीर के दिन ऐसा कुछ होगा, मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन अब चीज़ें जो है वो डिले लग रही हैं। देखिए आकाशा, पीर के रोज़ मुज़ाकरात जो थे उसके हवाले से ख़बरें अमरीकी मीडिया भी कोट कर रहा था। ट्रंप साहब जो हैं वो भी बरमला अपनी तकारीर में, स्पीचेस में, मीडिया गुफ्तगू में ये बातें कर रहे थे कि जो पीर का दिन होगा बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम जो है वो उधर जा रहे हैं और मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अभी जो मुज़ाकरात पीर के दिन होने थे उसकी ये इतलात हैं कि वो पीर को नहीं हो रहे, वो शायद होंगे इसी हफ्ते, लेकिन इसी हफ्ते के मिड में या आखिर में होंगे, क्योंकि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी अंतालिया में एक गुफ्तगू में कहा है कि 80% मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, उस पर काम हो चुका है, 20% रहता है। तो वो 20% जो रहता है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इसलिए वो एक बात तो ये है कि पीर वाले दिन अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे, या उसमें जो साइनिंग सेरेमनी होनी है, जो भी उसमें तय पाया है वो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि CNN की पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सोफिया सैफ़ी, और बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनको कोट करके ख़बर चल रही थी कि जो मुज़ाकरात हैं, उन्होंने ईरानी मीडिया के ज़रिए ये ख़बर दी थी कि ये होंगे
पीर को। मेरी उनसे बात हुई तो अब उन्होंने कहा है कि पीर को ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब ये शायद 2-3 दिन इसमें तातल आ गया और आगे जाएंगे। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। अब देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये हर वो बात कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। देखें जो सफारती ज़बान होती है, जो सफारतकारी होती है, उसके मुंह पे ताला होता है। आपने बहुत लिमिटेड बात करनी होती है और आपने खामोशी से हर चीज़ को हैंडल करना होता है, चीज़ों को बाहर नहीं लेके आना होता। ट्रंप साहब अभी शायद वो चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो पहले उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक है। और उनके जो मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात हैं वो इसमें तातल का शिकार हो रहे हैं। अब ये ट्रंप साहब की अपनी गलती की वजह से कुछ मामला थोड़ा सा आगे जा रहा है। जो है उसको भी दोबारा मैं आपने हरमुज के बारे में बात कर रहा था कि देखें आपने हरमुज के हवाले से उसने जो मुतनाज़ा बयानात दिए और यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है उस हवाले से कहा, और यूरेनियम इनरिचमेंट जो हुई है उसके हैंडओवर होने के हवाले से जो बात की, उस पर जो ईरानी स्पीकर हैं कालीबाफ, चूँकि वो इस मुज़ाकरात का बड़ा एक अहम हिस्सा है, अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 7 मरतबा झूठ बोला है और ये बात हुई नहीं है जो वो बार बार इस हवाले से इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात या हमने इस तरह का कोई मुआहदा नहीं किया। और आपने हुर्मुज़ के हवाले से देखें, ये आप मीम्स भी आप देख रहे होंगे, क्या दिलचस्प मीम्स आई हुई है कि आपने हुर्मुज़ जो है वो पहले खुली हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने आके बंद करवाई और अब खुलवा रहे हैं। आप कह रहे हैं उसको खोल दें। तो देखें बात यह है कि इस पे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि अक्टूबर में इजराइल के इलेक्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाह रहा कि ये जंग जो है वो रुके, वो इसको हर सूरत में कंटिन्यू रखना चाह रहा है, उसका सर्वाइवल नहीं है। चूँकि एक तो सर पे उसके इलेक्शन है और उसकी आवाम उसको नहीं चाह रही, दूसरा उसके ऊपर करप्शन के और बत्ताखोरी के और रिश्वत के इल्ज़ामात हैं, अदालत में उसका केस ज़ेर समाअत है। दूसरा जो तीसरी बात अहम ये है कि विक्ट्री स्पीच जो है वो करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब वक्त से पहले, और एक विक्ट्री स्पीच जो है वो नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें वो एक विक्ट्री का कप जो है वो अपनी टेबल पे सजाना चाह रहे हैं। और अगर वो ये नहीं सजाते तो रिपब्लिकन जो है उनको बहुत बड़ा धचका लगेगा और मिड टर्म इलेक्शन जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो इस तरह की तकरीर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की तकरीर इस मुज़ाकराती अमल को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। ट्रंप साहब को ये समझाना चाहिए कि जेडी वैंस भी गए हैं तो उन्होंने हमेशा ज़बानबंदी की है ना, उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड बात की है और उसके बाद वो खामोश हो गए हैं। तो मुज़ाकराती अमल होता ही ऐसे है। आप एक तो देखें कि हमारे फील्ड मार्शल 3 दिन हो गए उनको, वो इतने दिनों से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 3 मुल्कों के दौरे पे हैं, हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान के दौरे पे हैं। वो पहली मरतबा पहले वो किसी भी मुल्क के सरबराह हैं या फील्ड मार्शल हैं जो जंगज़दा इलाके में पहुंचे हैं, ठीक है। और आप देखें कि इतनी बहादुरी के साथ पहुंचे हैं जहाँ पे कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था, और वो वहाँ पे मौजूद है। जी सगीर साहब, इस पे आपका पॉइंट है। सायरा जी, दूसरे मुल्कों में हम सालसी करवा रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं और हम अमन चाहते भी हैं, पाकिस्तान चाहता भी है और दूसरे ममालिक में भी करवा रहा है, लेकिन पीटीआई के लिए इस वक्त यहाँ पे सायरा जी कुछ भी नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। पहले बानी पीटीआई की आंख, फिर उसके बाद अब बुशरा बीबी की आंख जो है वो वाला मसला भी हमारे सामने मौजूद है। और जो बहन है बुशरा बीबी की, उनका एक जो बयान सामने आया कि वो कह रही हैं कि मुझे पता चला कि बुशरा बीबी को पहले जहर दिया गया था और मुझे कुछ बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स ने भी बताया था कि मुमकिन है कि इमरान खान की आंख में भी जो तकलीफ है उसकी वजह भी यही होगी कि उनको जहर दिया गया था। कुछ हो सकता है या सिर्फ बुशरा बीबी की और बानी पीटीआई को सिर्फ रिहा करने के लिए इस तरह की बातें जो है वो की जा रही है या बयान दिए जा रहे हैं? सायरा जी, आकाशा, अगर उनके रिहा करवाने की बात होती तो बीच में तो बहुत सारे मौके आए थे जी। तो 2 साल हो गए इस चीज को, और बल्कि 2 साल से ज्यादा, तो मौके तो बहुत सारे आए थे। बात ये कि उससे पहले आपने कहा कि हम सालसी करवा रहे हैं, दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बात यही है कि मुल्क में तो अमन लेकर आ जाए, मुल्क में तो सालसी करवा ली जाए। बेसिकली ये जो पीडीएम का टोला है ये चाहता ही नहीं है। आप देखें जिस वक्त कोई बात होती है और फिर एक तरफ से इनका एक वजीर बयान देता है कि भाई ये सुलह की बात करें, आप आके हमसे बात करें, फिर आप देखते हैं कि वहां पर कि अगर बहनें जो मुलाकात के लिए जाती हैं तो वो सर्दी में वाटर कैनन और उसके बाद उनको धक्के और पकड़ के खुदा जाने कहाँ वीराने में चक्री की तरफ जाकर छोड़ दिया जाता है, और ये तमाम चीजें। तो मैं तो ये लोग भी जो अक्सर लोग चूरन बेचते हैं कि जी बानी की रिहाई करी, बानी अगर भाई कोई ऐसा है तो सबसे पहले मैं कहती हूँ जो यास्मीन राशिद साहिबा है, ये रवायत इमरान खान साहब ने भी डाली हुई है। इतने हालात नहीं थे ना सगीर चौधरी साहब, इतने इससे भी वर्ष थे, इसने मीडिया पे भी बहुत जबर किया था इमरान खान साहब ने। इस पे
मीडिया पे क्या क्या जबर किया था, क्या हुआ था? मीडिया को 3-3 वो तो महीने बाद हमने रखा वहाँ गया पर था, वो कमरे भी डायरेक्टर्स देखे उसका। थे और सारी चीजें देखी थी। एक और सिर्फ सेकंड। जाती लड़ाई की वजह से, कोई लड़ाई भी नहीं थी। जाती लड़ाई देखे केसेस तो इन जमातों ने आपस में पहले के बनाए हुए थे, ठीक है। जब राना सनाउल्लाह पर ये सारा कुछ मलबा किया तो आपने देखा होगा कि शहरयार अफरीदी के साथ कोई यूनिफॉर्म में भी बैठा हुआ था। जिस वक्त वहां पर सहाफियों को बुला के, आप ही के सहाफी बताते कि फाइलें दिखाई जाती थी और बताया था कि ये वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये तमाम चीजें ये ऐसे नहीं थी। क्या शहबाज शरीफ साहब की बेगम को भी जेल में डाला था? कि ये सारे मामलात ऐसे नहीं थे जैसे आप कह रहे हैं। उस वक्त तो बिलावल साहब भी असेंबली में चीखते थे आप हो, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पर तो महा है जो ये सारा कुछ चल रहा है कि पहले आप उनको डॉक्टर क्या एजाज चौधरी साहब को, वो उनको इलाज की सहूलत नहीं मिल रही, वो एक बीमार शख्स महमूद रशीद साहब को देखे, उमर सरफराज चीमा की। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि जो केसेस हैं आप सामने लेकर आए, जो सजा बनती है। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी पाकिस्तान, वो अपने एक कैदी को अदालत ला नहीं सकते कि सिक्योरिटी थ्रेट है। मैंने ट्वीट सुनी कि जुम्मे की नमाज की इजाजत या ईद की इजाजत इसलिए नहीं दी कि सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पर एक जेल के अंदर सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर सकते तो देखिए फिर मैं सवाल करूंगी, फिर आप कहेंगे तुम मुहब्बे वतन नहीं हो, तुम पता नहीं किसका एजेंडा चला रही हो। तो हमें तो कोई एक तरफ तो सुकून आराम से बैठने दें। तो भाई आपके प्रोग्राम में तो मैं पहले भी कहती हूँ कि भाई खुदा के वास्ते यहाँ पर भी थोड़ा कोई सालसी का वो देखें। जजेस जो भी केसेस हैं वो लगते नहीं है, भाग जाते हैं, और जब फैसले देने होते हैं तो अम्मा के कुल पर भी भागे हुए आते हैं। सायरा जी, तो इस वक्त जितनी सिंसेरिटी आप दिखा रही हैं, मैं दिखा रही हूँ, हमारे प्रोग्राम में पीटीआई पे बात होती है, बानी पीटीआई पे बात होती है, इतनी पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो बात नहीं करती। उनसे इस पे बात करते जाओ, उनका ये होता है कि हम पे तशद्दुद किया जाता है, हमारे पीछे लोगों को लगा दिया जाता है, हमें गायब कर दिया जाता है, सो हम बानी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी तरफ से बयान दिए जाते हैं। इनकी स्पेस पे बात होती है तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ज्यादा उन्होंने इनको सर पे उठा दिया। इनकी वो कहते हैं कि वो दिमाग घूम गया जब वहां पर गए और वहां पर जाकर इतनी आओ भगत हुई खान के नाम पर, और खुदा जाने क्या क्या, मतलब वो कहते हैं कि मिला भी और तमाम चीजें वो सारे। वरना ये कहाँ, ये दिन की दाल रोटी चल रही है, पेट हर किसी से, इनको क्या लगे मुझे बताएं, क्या लगे कि जो बिल्कुल। किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरीके से बुशा बीबी की जो बहन है, उन्होंने ये भी बात किया कि जिस सेल में बुशा बीबी को रखा गया है वहाँ चूहे हैं, वहाँ कीड़े हैं, मतलब उन्हें बहुत ही बुरे हालात में इस वक्त रखा गया है। किरण, क्या करना चाहिए इस वक्त? मतलब कौन है जो कि इस पर बात भी करेगा? क्योंकि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो तो बिल्कुल भी संजीदा इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो काशिश, सबसे ज़्यादा तो करने वाले जो काम है इसके ऊपर जो बयानात आपने खुद ही भी कहा थोड़ी देर पहले कि मैं जितना सिंसियर मैं बीइंग एंकर हूँ, इतना उनकी थोड़ी सी लीडरशिप हो जाए। उनके जो बाकी जो इतने सारे लोग रखे हुए हैं वो किस लिए रखे हुए हैं, इतने तर्जुमान हैं वो किस लिए, और बुशरा बीबी की जो तर्जुमान सबसे ज़्यादा जिनको सेनेट में भेजा गया है वो कहाँ पे हैं? बात तो ये है ना कि आपने जिनके लिए आपने इतनी मोहब्बत वतनी दिखाई है वो अब आपके लिए क्या कर रहे हैं? वो तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहे कि कभी वो जाके जेल के मुलाकात के लिए वहाँ पे बाहर बैठे हों। जितना खान की बहनों ने सेक्रीफाइस किया है, थोड़ा सा उनकी लीडरशिप भी कर ले तो अब लोगों को भी पता चल जाना चाहिए। जब बाकी ट्रेंड चल आते थे, सोशल मीडिया पूरा आपके हाथ में था, तो अब ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही फिर? और दूसरी बात जो आपने आंख वाली बात की कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं, और जेल कभी भी आसान नहीं होती। वहाँ के जो हालात होते हैं वो कभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई आइडियल नहीं होते, लेकिन इतने जब आप बीइंग अ पॉलिटिकल फिगर होते हैं या फिर आप कोई किसी ओहदे पर फाइज रहे होते हैं, आप तो प्राइम मिनिस्टर की बेगम थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हालात होंगे। लेकिन थोड़ा सा चीजें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही चेक एंड बैलेंस ना हो या कभी भी कोई चीज बाहर नहीं आ सकती। अगर ऐसे हालात नहीं है तो बानी पीटीआई तक उनके जाती मौलजीन को और उनकी जो इस वक्त बुशा बीबी जो उन तक जाती मौलजीन जो उनको रसाई दे देनी चाहिए। बिल्कुल दे देनी चाहिए, जिनका हक है। देखिए, किसी भी कैदी का ये हक है, चाहे वो पॉलिटिकल है या आम कैदी है, ये उसका हक है, ये आप उससे नहीं छीन सकते। मुझे नहीं समझ आता कि हमारी हुकूमत जो है इतनी ज़्यादा पर्सनल क्यों हो चुकी है, क्यों इतने पर्सनल हम चीज़ों को लेके चलते हैं।
आज ये लोग अपोजिशन में, कल वो लोग अपोजिशन में होंगे, तो देखिए वक्त बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इस तरह की चीज़ों को आपको इतना ज़्यादा डीप में जाके पर्सनल नहीं लेना चाहिए, आपको पॉलिटिकल रखना चाहिए, और बल्कि आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि देखिए हमारे टाइम पे इन लोगों ने हमारे साथ ये किया था, लेकिन अब जब ये अपोजिशन में है और ये जेल के अंदर है तो हम ये करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है जेल की हवा उसने लाजमी खानी होती है, या जब भी आप ओहदे से उतरते हैं उसके बाद आप जेल में जाते हैं, तो आपको तो एक एग्जाम्पल सेट कर देनी चाहिए कि भाई आप तो दुनिया के सालिस बन रहे हैं, आप दुनिया के मसले हल कर रहे हैं। आप कहेंगे देखिए जी हम कितना बड़ा दिल कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट के अंदर क्या किया, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट के अंदर आपको मिलने भी दे रहे हैं, आपके मुआलजीन भी आपको दे रहे हैं, आपके चेकअप्स भी करवा रहे हैं, आपको हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये चीज़ होती है, तो आप थोड़ा सा दिल बड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही। लेकिन इसका सारी जिम्मेदारी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप और जो क़यादत है जिनके हाथों में सौंपी गई है, सारा कसूर उनका है, सारा कसूर इनका। चले किरण, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। इस मुलाकात के हवाले से एक लाइन मुझसे भी ले लें। जी जी जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते ही बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सलमान सफदर को इजाज़त दी थी, और वो उनसे मिलके भी आए हैं और उनका हाल अहवाल लेके भी आए हैं, उनसे सियासी मैसेजेस भी लेके आए हैं। तो अब जब उनको ज़रूरत होती है, मुलाकात होती है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी इसी अदालत ने मुकर्रर किया था, वो 3 घंटे वहाँ पर गए हैं, उनके सारे साल का मुजाहरा सारा, लेकिन 85% नहीं, 85% थी, लेकिन वो तो फिर कम निकली ना। तो अब वो कह रहे हैं कि जो मैंने बातें की थी वो बिल्कुल सही थी, उसमें कोई भी 85% डॉक्टरों ने कहा नहीं है। वो डॉक्टरों ने ऑपरेट किया और 3 इंजेक्शन उनको लगाए और उनका बाहर भी इलाज हुआ, तो वो 85% नहीं थी। अब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र ठीक है, लेकिन देखें ये एक इम्पैक्ट होता है कि जब आप किसी को कैद तन्हाई में रखेंगे ना, और उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जो आँख को मतलब चाहिए होता है, तो देन आपकी आंख की बिनाई मुतासर जरूर होती है। आप अंधेरे में उसको रखें, रोशनी ना आने दें, या उसको जो प्रॉपर उसकी आंख को रोशनी चाहिए ना हो, तो ये आंखों का मसला होता है। ये एक जेन्युइन चीज़ है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप खुली फिजा में जाएंगे तो आंख आपकी तंदुरुस्त रहेगी, लेकिन अगर आप समझ आ गया कि वाकई बानी पीटीआई के लिए जेल में कुछ ना कुछ तो है। देखें जेल में ऐसे तो नहीं है, ये तो छुपाया जा रहा है। हुकूमत कह रही है कि उनको ये वाले खाने वहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मतलब फ्री माहौल है वहाँ पे, सो कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन टेंशन है अगर आंख का इतना बड़ा मसला जो है वो मौजूद है। सगीर चौधरी साहब, डॉक्टर बशारत, किरण खान और सायरा जी, आप हम सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।